हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं उत्कृष्ट ऑनलाइन सीडीपी टेस्ट सॉल्यूशन उसका। और मैं बताना चाहूँगा कि ये टेस्ट अभी करंटली चल रहा है। 100+ बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, सर आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। क्योंकि आपके पार्टिसिपेट करने के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड तो दिखा दे रहा था, पर ये नहीं बता रहा था कि हाँ उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, इसलिए हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं अपने टेस्ट का सॉल्यूशन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो टेस्ट है ये बेसिकली सीटेट के लिए था। आज का जो हमारा टेस्ट था ये किसके लिए, सीटेट के लिए था। और सीटेट वाले बच्चे जो एग्ज़ाम 5 जुलाई को संभावित है, अभी तक की जो भी सूचना है कि एग्ज़ाम जो 5 जुलाई को हो जाएगा। अगर पोस्टपोन होता तो उसकी भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन पोस्टपोन के संदर्भ में ना सोचते हुए आप अपनी तैयारी को प्रगाढ़ करते हुए देखिए आज का ये अपना टेस्ट है। उसके 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन क्योंकि सीडीपी थे, इसलिए उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले चर्चा करूँगा आज के पहले प्रश्न का, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि बात किसकी है, संज्ञानात्मक विकास की बात है। प्रश्न है वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो मैं यहां से आपको बता दूं, सबसे पहले जब संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो इसका मतलब बालकों में समझ की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, बालकों में जो समझ का विकास होता है उसकी बात की जा रही है। और बालकों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसने किया, तो जीन पियाजे ने किया। किसने किया, जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न के उत्तर को देखने के सही जवाब क्या होगा। क्योंकि प्रश्न है कि वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगर हम चारों विकल्पों का विश्लेषण करेंगे तो आप देखिए कि बच्चे का अगर संज्ञानात्मक विकास के विश्लेषण की बात की जाए और ये बात की जाए कि सबसे बेहतर ढंग से हम कहाँ परिभाषित कर सकते हैं, तो वह स्थान क्या होगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। यानी कि विद्यालय परिसर, समझिए विद्यालय परिसर के अंतर्गत ये खेल का मैदान भी आ जाता है, ये सभागार भी आ जाता है। और जब विद्यालय परिसर की बात की तो उसके साथ साथ कक्षा का पर्यावरण, यानी कि जिस क्लासरूम में विद्यार्थी बैठकर पढ़ रहा है, एक तो उसकी चीज़ें, क्योंकि वहाँ आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की जहाँ तक बात की जाए तो कक्षा में क्या देखता है, वह अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करता है, वह अपनी शैक्षिक क्षमता का प्रदर्शन करता है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है, उसने विषय वस्तु को कितना बेहतर ढंग से सीखा है। कक्षा के पर्यावरण में इस चीज़ को परिभाषित करता है। जब विद्यालय परिसर की बात की जाए जहाँ पर खेल का मैदान भी उपस्थित होता है, तो खेल के मैदान में बालक कहीं ना कहीं अपने शारीरिक विकास और अन्य प्रकार के विकास को भी परिभाषित करता है। इसलिए ये देखा जाता है कि अगर बालक के संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो सबसे बेहतर स्थान होगा कि विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, जहां हम बालक के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको क्या मार्क करना है, तार्किक रूप से, क्या तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। तो मैं आपको बताऊं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कितनी अवस्थाओं का, 4 अवस्थाओं का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किसने किया है, तो स्पष्ट रूप से आप क्या कहेंगे, जीन पियाजे ने किया है। अब जीन पियाजे के विषय में अगर आप चर्चा करेंगे तो जीन पियाजे को देखिए, ये स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के, स्विट्जरलैंड के जीव वैज्ञानिक थे। आगे चलकर के मनोवैज्ञानिक हो गए, और मनोवैज्ञानिक होते हुए उन्होंने क्या किया कि बालकों में होने वाले बौद्धिक विकास का अध्ययन किया। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि जीन पियाजे ने किस बात का अध्ययन किया, तो आप लिखेंगे कि जीन पियाजे ने बालकों में जो बौद्धिक विकास की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो उनके अंदर बुद्धि का विकास होता है, उसका अध्ययन किया। पियाजे इकलौते मनोवैज्ञानिक हैं जो ये बताते हैं कि बालकों में बुद्धि का विकास कैसे होता है। बाकी जितने भी बुद्धि के सिद्धांत हैं आप उन सबको देखेंगे तो आप बुद्धि के प्रत्यय को, बुद्धि के कारक को, बुद्धि के प्रकार को डिफाइन करते हैं। लेकिन जो जीन पियाजे का सिद्धांत है वह बालकों के बौद्धिक विकास का वर्णन करता है। देखेंगे पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है और संभवतः 4 अवस्थाएं यहाँ विकल्प में दी गई हैं। जो पहला विकल्प लिखा गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसका अगर समय देखिए तो ये 7 से 11 वर्ष है और ये संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। अगर देखेंगे संवेदी प्रेरक अवस्था तो इसका समय 0 से 2 वर्ष है। कहाँ से, 0 से 2 वर्ष, या आप कहेंगे जन्म से 2 वर्ष, और ये संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है।
बात की जाए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको अमूर्त भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो समय है वह 11 वर्ष से ऊपर है, अथवा कभी कोई 11 वर्ष से 15 वर्ष, 11 से 17 वर्ष भी कहा जाता है। लेकिन जो सर्वमान्य होगा वो आपका 11 वर्ष से ऊपर, और यह संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। बात की जाए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका समय है 2 से 7 वर्ष। क्या समय है? 2 से 7 वर्ष, और यह संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, कभी कभी ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं आती हैं और उनके समय विभाजन को आपको मिलान करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि चारों अवस्थाओं को आप समझ चुके होंगे। संवेदी प्रेरक अवस्था ये विकास की पहली अवस्था है, इसका समय 0 से 2 वर्ष है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 2 से 7 वर्ष है। इसके बाद अगला है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, समय है 7 से 11 वर्ष। और अगला है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है 11 वर्ष से ऊपर, और ये विकास की चौथी अवस्था है। ठीक है, तो ये इसके क्रम को नहीं बदल सकते हैं आप, संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं के क्रम को आप नहीं बदल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, लिखा गया है बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में। तो देखिए मूर्त क्या मतलब क्या है? मूर्त से तात्पर्य यहाँ प्रत्यक्ष से है, जो सामने चीजें हैं उनके संदर्भ में कह रहा है। ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, पियाजे महोदय बताते हैं कि यहाँ बालक चिंतन तो करता है, लेकिन ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में जो प्रत्यक्ष रूप से होती है, जो मूर्त होती है, जो दिखाई पड़ती हैं। और वस्तुएं क्या हैं? वस्तुएं हमेशा क्या होती हैं? मूर्त होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं, और इन्हीं के संदर्भ में पूछा गया है। तो जवाब क्या देंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यानी कि जो आपका दूसरा प्रश्न है उसका सही विकल्प क्या होगा? आपका पहला वाला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। ये क्वेश्चन बनाते समय पहले ही मार्क हो गया था। प्रश्न है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? ये एक स्टेटमेंट है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का स्वयं सृजन करते हैं, यानी कि निर्माण करते हैं। ये कथन जो है ना, ये जीन पियाजे का है। किसका है? जीन पियाजे का, जिनके संदर्भ में भी हम लोग पीछे पड़ रहे थे। पियाजे महोदय कहते हैं कि बच्चे का जब समाज में जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ वह क्या करता है कि अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनके साथ वह अंतःक्रिया करता है। क्या करता है? अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, और परिणाम क्या होता है कि वह अपने ज्ञान का सृजन स्वयं कर लेता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट किसका है? जीन पियाजे का है। मैं फिर से बता दूं, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हैं। अगर पावलोव की बात की जाए तो इन्होंने अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है। क्या किया है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है ये इवान पी पावलोव का है। इवान पी पावलोव कहाँ के थे? ये रूस के जीव वैज्ञानिक थे और जीवों की पाचन दहकी पे काम करते थे, इवान पी पावलोव। ठीक है, तो इनका जो शास्त्रीय अनुबंधन है ना, इसको प्राचीन अनुबंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन अनुबंधन भी कहा जाता है। अगर बात की जाए अब तीसरा विकल्प जो है आपका, जो आपको दिखाई पड़ा स्किनर का, तो स्किनर महोदय की बात की जाए तो इनका जो सिद्धांत है, इनका भी अधिगम सिद्धांत है, उसको हम क्रियाप्रसूत अधिगम सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाप्रसूत अधिगम सिद्धांत कहते हैं, या इसको हम नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं, या आधुनिक भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके चारों विकल्प थे। हालांकि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो पियाजे हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। इसका मतलब कि आप स्वयं को एक शिक्षक की भूमिका में रखिए और ये कल्पना कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं? छात्रों के मध्य सामाजिक मूल्यों का विकास कर रहे हैं। तो क्या तरीका बेहतर हो सकता है? पहला कि महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, दूसरा अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, और तीसरा आदर्श रूप से बर्ताव कर, और चौथा उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जब हम आदर्शवाद पढ़ते थे तो आदर्शवाद में ये कहा गया कि अगर बच्चों के अंदर कोई विशेष चीज़ों को आपको विकसित करना है, कुछ अच्छे गुणों को विकसित करना है, तो उसके पहले आपको क्या करना हो? आपको आदर्श स्वयं बनना होगा। क्योंकि स्टूडेंट क्या कहते हैं? अपने टीचर को फॉलो करते हैं। अगर हम अच्छी एक्टिविटी करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वह भी हमें फॉलो करके उन चीज़ों को सीखेंगे, और फिर इन गुणों का समावेश उनके अंदर आसानी से हो सकता है। इसलिए बेहतर विकल्प क्या होगा कि अगर हम छात्रों के सामने आदर्श रूप से बर्ताव करते हैं तो उनके अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास हो जाएगा, यानी कि तीसरा विकल्प आपका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका प्रश्न जो कि मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। तो मन का जो मानचित्रण है बेटा, वो मन की क्रियाशीलता के अनुसंधान से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। यानी कि आपका मन जो है उसकी एक्टिवनेस क्या है, उसकी क्रियाशीलता क्या है, इसके संदर्भ में जब आप अनुसंधान करते हैं तो उसी को क्या कहा? मन का मानचित्रण कहा गया है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे। पहली चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो प्रश्न है ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि ये विकल्पों के ऊपर निर्भर करता है कि आपको विकल्प क्या मिलते हैं, उनके आधार पर आप इसको चुनेंगे। अगर कोई छात्र आपकी बात को नहीं मानता है, आपका सम्मान नहीं करता है, तो उसके एवज में बहुत सारे विकल्प सही हो सकते हैं। जैसे अगर इन चारों विकल्पों को देखा जाए तो पहला कि परीक्षा में कम अंक देंगे, ये आप नहीं कर सकते हैं, ये आपके पास अधिकार नहीं है। दूसरा, इनमें से कोई नहीं, फिर लिखा उसकी उपेक्षा करेंगे, और तीसरा उसे डांटेंगे। तो देखिए, अगर उसकी उपेक्षा करेंगे ना, उपेक्षा का मतलब कि उसको इग्नोर करेंगे, या उसके ऊपर कमेंटबाजी भी कर सकते हैं आप। कमेंटबाजी जैसे व्यंग बोलना हो जाए, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको इग्नोर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं छात्र को ये लगेगा कि सर कहीं चाहे हमसे डरते हैं, या कुछ और भी वो कल्पना कर सकता है, सोच सकता है, उस संदर्भ में विचार कर सकता है। तो उसकी जो एक्टिविटी है वो निरंतर बढ़ती जाएगी। यानी कि जिस वजह से वह आपका सम्मान नहीं कर रहा है, एक तो उसको आप कारण नहीं जान पाएंगे, और दूसरा ना तो आप ऐसा कुछ कर पाएंगे जिससे वह आपका सम्मान करने लग जाए, या उसके अंदर ऐसे गुणों का विकास हो जाए। तो आप इसका मतलब उसकी उपेक्षा भी नहीं करेंगे। रही बात डांटने की, तो आप डांटेंगे तो हो सकता है नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए बालक के ऊपर, और वह और ज़्यादा बिगड़ जाए। अब आपके पास एक ऑप्शन ये बचता है, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के कंफ्यूज होंगे कि हम करेंगे क्या। लेकिन अगर देखिए इस प्रश्न को देखा जाए तो इसका जो सबसे सही और सटीक विकल्प है वो क्या है कि हम समस्या का निदान करेंगे। अगर ये विकल्प में होता कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे, तो वास्तव में सही विकल्प कि आप उसका निदान करेंगे। निदान करने का मतलब बेटा कि आप उस समस्या के कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से बालक हमारा सम्मान नहीं करता। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करना। क्या? डायग्नोस्टिक टेस्ट करना, ये सबसे बेहतर विकल्प होगा, सबसे सही होगा। लेकिन वह आप में दिया नहीं गया है। अगर यहाँ इनमें से कोई और ना दे करके, जैसे देखा लिखा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इसके स्थान पे लिखा होता कि हम क्या करेंगे, उसके अभिभावक से बात करते, ये विकल्प दिया होता। तब इन चारों को जब आप इवैल्यूएट करते तब सही विकल्प क्या हो जाता आपका कि उसके अभिभावक से बात करेंगे। क्योंकि विकल्प में ये भी दिया गया कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई में अगर आप चुन लेते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा और आपने कहा नहीं सर हम इन चारों में से कोई विकल्प नहीं लेंगे, तो हम फिर पूछेंगे कि इन चारों में से आप कोई विकल्प नहीं लेते तो आपके लिए बेहतर क्या समझ लगता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि उसके अभिभावक से बात करेंगे कि भाई ऐसा क्या कारण है। अगर ये विकल्प नहीं मिलता है तो फिर हम निदान करेंगे, हम स्वयं से कारण जानने का प्रयास करेंगे बालक क्यों ऐसा करता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना होता है वो ऐसा कि जो यूनिवर्सल हो। मैं कह तो रहा हूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहां रखना है जो सभी के लिए अप्लाई हो। तो आप क्या करेंगे, इनमें से कोई तरीके को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये जो तीन तरीके दिए गए हैं ये तीनों क्या है, ये तीनों निगेटिव सेंस में है। चाहे बच्चे को डांटना हो जाए, उसकी उपेक्षा करना हो जाए, परीक्षा में अंक करना हो जाए, ये तीनों आप नहीं करेंगे। तो बचाव के लिए क्या है कि आप इनमें से कोई नहीं करेंगे। फिर आपसे कोई पूछ ले कि इनमें से कोई नहीं करेंगे तो सबसे बेहतर आप क्या मानते हैं, तो आप कहेंगे सर सबसे बेहतर है कि हम समस्या को जानने का निदान करेंगे, समस्या को जानने का प्रयास करेंगे बालक सम्मान क्यों नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करे। पहले तो समझिए कि असंगठित घर है क्या। ऐसा घर जो संगठित नहीं है, जिसके कई सारे सदस्य, कई सारे कार्य, कई सारे हिस्से अपने अपने में विभक्त हैं, वो क्या है, उसको हम असंगठित घर कहेंगे। तो लिखा गया कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कहाँ करेगा, सुनियमित पाठों में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में और स्वतंत्र अध्ययन में। तो जो असंगठित घर से बालक आएगा ना, वो सबसे अधिक कठिनाई उसको कहाँ होगी, स्वतंत्र अध्ययन में। क्योंकि उसका जो बालक है ना, जो बालक है वो असंगठित घर से है, वहाँ कहीं ना कहीं संगठित व्यवहार नहीं किया जाता था। सब लोग अपने अपने में मस्त रहते थे, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियम कानून कायदा अप्लाई नहीं होता था, ना ही उसके अंदर किसी प्रकार के मूल्यों का विकास हुआ होगा। तो निश्चित रूप से वह स्वतंत्र अध्ययन में क्या करेगा, कठिनाई का अनुभव करेगा। क्या करेगा, कठिनाई का अनुभव करेगा। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो वहाँ लगाएंगे आप स्वतंत्र अध्ययन में। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, अधिगम अशक्ता होती है। अगर उसको डिफाइन करना है आपको तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, पहला विकल्प लिखा गया है कि सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। दूसरा है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तीसरा कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। और चौथा महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना।
तो देखिए, सहायक सामग्री का प्रयोग तो आप करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि आपको महंगी और चमकदार करना है। एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जो सामान्यतः महंगी और चमकदार चीज़ों के प्रयोग करने का सुझाव आपको नहीं दिया जाता। इसका मतलब विकल्प क्या होगा? गलत होगा। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करेंगे तो इससे आप किसी की कठिनाई को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप कहानी जो है समस्या को, कठिनाई को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ कई प्रकार की हैं। तो ये विकल्प भी आपका नहीं होगा। बात की जाए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, तो ये सबसे बेहतर तरीका है कि किसी बालक की कठिनाई को डिफाइन करना है तो क्या करें, उसकी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ जो हैं उन समस्त प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करके और उसकी कठिनाई को हम डिफाइन करने का प्रयास करें। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। परिवार एक साधन है, तो अगर परिवार के संदर्भ में पूछा जाए कि किस प्रकार की शिक्षा का साधन है, तो परिवार जो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। किस प्रकार की शिक्षा का? अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है या साधन है। और परिवार जो है ये सामाजिकरण का पहला अभिकरण होता है। अभी आपको आगे कभी प्रश्न मिलेगा कि समाजीकरण का पहला अभिकरण क्या होता है, तो पहले अभिकरण को हम क्या कहते हैं? परिवार। ठीक है, माता पिता जो हैं वो बेसिकली पहले अध्यापक होते हैं और परिवार जो है वो एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को लेंगे कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपसे प्रश्न पूछा गया कि आप एक अध्यापक हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? पहला विकल्प है कि विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, एक सुवक्ता होना। अगर देखा जाए एक सुवक्ता होना, तो एक सुवक्ता जो है, सुवक्ता मतलब अच्छा वक्ता, वो कोई भी एक अच्छा वक्ता हो सकता है। जैसे कोई कथावाचक है वह भी एक अच्छा वक्ता होता है, लेकिन वह एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है, क्योंकि अध्यापक का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। छात्रों की कठिनाइयों का निदान करके उनका निराकरण करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो जो सबसे बेहतर विकल्प होगा कि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एट एनी रेट, किसी भी परिस्थिति में आपको क्या आना चाहिए कि आप स्टूडेंट की कठिनाई को दूर कर सकें। बाकी सारी चीज़ें तो वो गौड़ हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य है वो क्या है कि विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब ये संस्थान का मैसेज है कि किसी प्रकार का उत्तर अगर आपको गलत लगता है तो व्हाट्सएप संस्थान का जो है उसके माध्यम से 74 588 24 123 अथवा 80 52 320 420 पर अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। अगर आप संस्थान के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए संस्थान के जो व्हाट्सएप नंबर 74 588 24 123 पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। अपना और अपने ज़िले का नाम बताना होगा। उत्कृष्ट एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।